छत्तीसगढ़ और मिजोरम का रण खत्म हो चुका है। अब बारी है राजस्थान और तेलंगाना की। राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन चुनाव 199 पर ही होगा, क्योंकि श्रीकरणपुर सीट से सिटिंग विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गुरमीत सिंह कुन्नर का हाल में निधन हुआ और तेलंगाना की सीटों पर भी 30 तारीख को वोटिंग होनी है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ तमाम दलों ने अपनी ताकत राजस्थान में झोंक दी है। आज का दिन यानी रविवार रैलियों के नाम रहा। कैसा रहा आज का रैलियों का रेला, पहले वो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहे चुरू से लेकर झुंझुनू में, और जयपुर की कोटपुतली सीट पर राजनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी के लिए सभा करते दिखे। कोटा बूंदी में खुद राहुल गांधी मौजूद रहे। अशोक गहलोत भी दौसा से लेकर जयपुर तक कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते रहे। कांग्रेस की खांटी नेता वसुंधरा राजे बीकानेर मौजूद रहीं, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी धौलपुर में बीएसपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। तो पीएम मोदी ने चूरू और झुंझुनू में रैली की। मोदी ने कहा कि जयपुर में जादूगर हैं और दिल्ली में बाजीगर हैं। मोदी ने कहा कांग्रेस के नेता तो एक दूसरे को ही रन आउट कर रहे हैं। बूंदी में राहुल ने कहा कि हमें मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए, जातिगत जनगणना चाहिए। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान में 156 सीट जीत रही है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि तेलंगाना में भी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी, जेपी नड्डा ने तेलंगाना में रैलियां की, जमकर निशाना साधा। किस तरह से यहां दावे किए गए हैं, वादे किए गए, विरोधियों पर निशाना साधा गया, देखिए। इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर। तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। हक देने का समय आया तो कोई जात नहीं है, लड़ाने का समय आया तो एकदम ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है, सब पैदा हो जाते हैं। यह कांग्रेस की सरकार जो पिछले 5 वर्षों तक यहां रही है, बहनों भाइयों, इसने राजस्थान की गरिमा पर, राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने का काम किया। हमारे यहां व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती। 10 सालों बाद आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा है। जब जब हम कांग्रेस के राज के प्रदेश में जाते हैं, हम गर्व से अपने काम के बारे में मंच पे बोल पाते हैं, क्योंकि काम करके कांग्रेस की सरकारों ने दिखाया है। केसीआर जी के भाषण सुने आपने? केसीआर जी ये नहीं बताते कि आपके लिए क्या किया है। कहानी स्थिति बीजेपी की कभी नहीं बनी, ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई कि हमारे कोई भी उपलब्धि जो है, हमारी जब सरकार चलती है, कोई न कोई योजना बनती है, कानून पास होते हैं, गारंटी दे रहे हम लोग, तो विपक्ष की जिम्मेवारी को जवाब दे या आलोचना करे, कमियां बताए, वो बिल्कुल गोल है उसके अंदर। राजस्थान को कर्जा मुक्त करने की मेहनत करके हम लोगों ने 5 साल में जो काम किया, उसके ऊपर पूरी तरह से पानी फिर किया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये बिजली का काम, आपको बिजली मिलती है? बिजली है। इन्हें वादे किए थे, जिसमें से पहला एक वादा था कि आपको बिजली 24 घंटे वो देने का काम करेंगे। शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि यहाँ गरीब व हम लोगों का ही विकास होना चाहिए। देखिए, चुनाव में महिला फैक्टर अहम है। अगर बात इस चुनाव की करें तो राजस्थान में 2023 के चुनाव में कुल 183 यानी करीब 10% महिला प्रत्याशी मैदान में हैं, और राजस्थान में इस बार बीजेपी ने 19 और महिलाओं को दरअसल कांग्रेस ने 28 टिकट दिए हैं। 1990 से लेकर 2018 तक महिलाओं के लड़ने और जीतने का पैटर्न क्या रहा है, वो भी जरा समझिए। दरअसल महिलाएं किस बार कितनी सीटों पर लड़ी और कितना जीती, ये भी समझिए। 1990 से शुरुआत करते हैं। 93 सीटों पर महिलाएं लड़ी, जीती सिर्फ 11 पर। अगले विधानसभा चुनाव 1993 में 96 टिकट महिलाओं को मिले, 9 सीटों पर महिला विधायक चुनी गई। 98 में 69 टिकट मिले, 14 पर जीती। 2003 में आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा, 118 टिकट दिए गए महिला प्रत्याशियों को, हालांकि जीत सिर्फ 12 पर। 2008 में आंकड़ा और बढ़ा, 154 महिला प्रत्याशियों को टिकट मिले, जिनमें से जीतकर 28 विधायक पहुंची विधानसभा। और 2013 में फिर आंकड़ा बढ़ता है, 166 प्रत्याशियों को टिकट मिला, लेकिन जीत मिली 28 को। और 2018 में फिर से आंकड़ा बढ़ता है,
189 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। जीतकर 24 विधायक बनी और अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जयपुर में किया। अब हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में संभागवार परिणाम 2018 में क्या रहा है, किस संभाग में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, ये भी जरा समझिए। संभाग वाइज आखिर बीजेपी कहां रही, कांग्रेस कहां रही और अदर्स का क्या आंकड़ा रहा। शेखावटी में लगभग 32 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली। 19 सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 4 अन्य विधायक यहां से अलग पार्टियों की जीत कर पहुंचे। मारवाड़ संभाग की बात की जाए, 50 विधानसभा सीट यहां पर आती हैं, जिनमें से 19 में बीजेपी को जीत मिली, 25 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 6 अन्य ने। ढूंढाड़ में 40 सीटें हैं, जहां 12 पर बीजेपी और 22 पर कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की। एक बड़ा फासला यहां पर रहा, जिसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिला। 6 अन्य ने जीत दर्ज की। हाड़ौती 17 सीटें हैं, 10 पर बीजेपी लीड करती हुई रही और 7 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। ये ऐसा संभाग था जहां बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई थी। मेवात में 26 सीटें हैं, 3 बीजेपी और 15 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बड़ा आंकड़ा यहां अन्य का था, 8 यहां पर निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टियों के विधायक बनकर पहुंचे। मेवाड़ में 35 सीटें हैं, 20 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, जीत दर्ज की। 12 कांग्रेस के खाते में और 3 अन्य को यहां पर मिली। तो कई संभागों में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन मेवाड़ जैसे संभाग जहां पर कांग्रेस का एक पैटर्न रहा है जीतने का, वो बढ़त कांग्रेस के खाते में रही। मेवाड़ में बीजेपी की बढ़त रही है और वहां पर बीजेपी ने 2018 में भी अपनी बढ़त बरकरार रखी थी। देश के सियासी गलियारों में इन दिनों जातीय जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े पेश हुए, उसी के साथ नीतीश कुमार ने आर्थिक सर्वे भी जारी किया। नीतीश के इस जाति कार्ड को माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला होगा। लेकिन हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया, बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला तो तभी हुआ था जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार थी। यानी बीजेपी भी अब इसे समझ रही है कि जाति का मुद्दा अहम रहने वाला है, क्योंकि यूपी में अपना दल एस और निषाद पार्टी दोनों बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं और दोनों ही दल जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। इन तमाम पहलुओं को समझते हुए अब बीजेपी ने सहयोगियों को साथ लाकर उनका साथ बनाकर रखने और ओबीसी वोटर्स को साधने की प्लानिंग पर काम करना शुरू किया। और इसके लिए बीजेपी का प्लान है टीम 20,000, टीम 20,000। क्या है ये, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल ओबीसी वोटर्स को बीजेपी से जोड़ने पर खास फोकस पार्टी का है। ओबीसी नेताओं कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। अति पिछड़ा अति दलित दांव कामयाब हुआ था बीजेपी का। अरोड़ी कमीशन की रिपोर्ट का भी इंतजार है। कमीशन अभी तक पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में वर्गीकरण नहीं कर पाया, उनको बांट नहीं पाया अलग अलग कि आंकड़ा क्या है। अति पिछड़ों के मुद्दों को तेजी से उठाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है और दिल्ली में बीजेपी आलाकमान की बैठक में नेताओं के बीच इस पर चर्चा भी हुई। ओबीसी के लिए जो योजनाएं उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, खास फोकस लेकर वो ओबीसी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, संगठन के महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी समेत 42 बड़े नेता शामिल हुए। ओबीसी वर्ग के सरदार नेताओं की सूची बीजेपी तैयार कर रही है, क्योंकि यूपी में कुर्मी, यादव, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा जैसे जो जातियां हैं, निषाद, राजभर के अलग अलग सम्मेलन भी बीजेपी कराएगी, कराती भी रही है बीजेपी। और मोदी सरकार और योगी सरकार के कामकाज के प्रचार की तैयारी है। पिछड़ों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में नेता बताएंगे और दूसरे दलों में सेंधमारी करके प्रभावशाली पिछड़े नेताओं को बीजेपी में लाने का प्लान भी है। और छोटे दलों के नेताओं को भी मंच पर साथ रखने की कोशिश होगी, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि छोटे दलों को और इन जातियों का साथ बीजेपी चाह रही है, इनको साथ लेकर चल रही है। भाजपा ने कभी भी खुलकर जातीय जनगणना की न तो वकालत की और न ही विरोध किया, मगर मौजूदा वक्त में जिस तरह से इसके नेता इस मुद्दे पर दबाव महसूस कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एक कदम आगे निकल गया है और इसीलिए अब बीजेपी पूरी रणनीति ही बदल रही है। बीजेपी के रणनीतिकार यूपी की 80 लोकसभा सीट और बिहार की 40 लोकसभा सीटों की रिपोर्ट बना रहे हैं और लोकसभा सीटों को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटा जा रहा है। यानी कि बीजेपी जहां जीतती रही है उसे ए कैटेगरी में और जहां लगातार हारती रही है उसे डी कैटेगरी में और जो एवरेज सीटें उसे बी और सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा रहा है। तो लोकसभा सीटों का वर्गीकरण कर रही है बीजेपी। एक एक सीट का एनालिसिस कराया जा रहा है। जहां जिसकी आबादी ज्यादा वहां उसी जाति के प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। बीजेपी सिर्फ जिताऊ प्रत्याशियों को ही मौका देगी। कमजोर सीटों पर पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। घोसी उपचुनाव की हार के बाद बीजेपी ज्यादा सतर्क हो गई है। दारा सिंह चौहान हारे, बीजेपी सतर्क हुई। राजनीतिक सामाजिक समीकरणों पर खास फोकस बीजेपी का है। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात अपनी चुनावी सभाओं में लगातार उठाया है, दोहराया है
और बीजेपी पर इसको लेकर निशाना भी साधा। पूछा कब होगा जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी। तो भाजपा के जवाब देने से पहले ही अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब जातीय जनगणना पर एक्सरे नहीं एमआरआई की जरूरत है। इस तरह के बयानों को सुनने के बाद इस साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा। सियासी जानकारों का यह भी दावा है कि बिहार से उठी जातीय जनगणना की आवाज लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नैरेटिव बन चुकी है। अब जातीय जनगणना क्षेत्रीय न होकर राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस भी खुलकर इसके पक्ष में आई है और भाजपा के पास फिलहाल इस मुद्दे की कोई काट नजर नहीं आ रही। इसीलिए बीजेपी पिछड़ों पर ज्यादा फोकस कर रही है। यहां बात घूमकर फिर से वहीं आती है कि अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट टेबल पर आ जाती है और पिछड़ों का वर्गीकरण सही तरीके से हो जाता है तो चुनाव रोचक हो जाएगा। जब राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर ओबीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा तो पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली से दरअसल पिछड़ों को लेकर जवाब भी दिया था और प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला कांग्रेस और विपक्ष पर बोला था। दरअसल 24 का चुनाव एक और बीजेपी के लिए हैट्रिक का मौका है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की वजह से चुनौतियों से भरा भी है और बीजेपी इसके लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसमें यूपी और बिहार दोनों बेहद अहम है। 80 सीटें यूपी की और 40 सीटें बिहार की, 120 सीटें यूपी बिहार की। तो सियासी और जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान बीजेपी रख रही है। एक कैटेगरी वाली सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है बीजेपी। जहां बीजेपी जीतती रही है वहां पर भी नए प्रत्याशी आ सकते हैं ताकि मैसेज दिया जा सके, नैरेटिव सेट किया जा सके। और अभी से चुनाव में जब 4 से ज्यादा महीने का वक्त बाकी है, संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट बनाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बीजेपी ने बना ली है। ये समिति कई बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट बना रही है। उनमें कई बिंदु क्या है ये भी समझिए। उम्र का पैमाना, जीत की संभावना कितनी है, एज फैक्टर के साथ साथ जाति क्या है और जाति के साथ साथ उस जाति की आबादी उस एरिया में कितनी है, लोकसभा क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, समस्याएं क्या हैं, विरोधी दलों की तरफ से संभावित उम्मीदवारों की प्रोफाइल बनाकर अभी से तैयार किया जा रहा है समिति की तरफ से। और अगर ओबीसी बाहुल्य सीट पर सांसद दूसरी जाति का है तो इस बार उस सीट पर प्रत्याशी बदल सकती है बीजेपी। यानी सीट अगर जीत रही बीजेपी एक कैटेगरी की है लेकिन किसी दूसरे जाति का सांसद है और दूसरे जाति की आबादी है तो फिर वहां पर बदला जाएगा, प्रत्याशी चेहरा अलग होगा। सहयोगी दलों के संभावित प्रत्याशियों पर भी मंथन होगा। बीजेपी किसी भी कीमत पर 350 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की तैयारी कर रही है और उसके लिए एक पॉइंट पर काम किया जा रहा है। जिलों में विरोधी दलों में तोड़फोड़ करने के काम पर मंथन लगातार जारी है और साथ ही हर जाति के नेताओं की सूची अलग से तैयार हो रही है। बीजेपी किसी भी पॉइंट पर कमजोर नहीं होना चाहती और इसलिए इस बार प्रचार का अंदाज आक्रामक होगा। बीजेपी की तरफ से एक आंकड़ा पेश करके बताया गया था कि आखिर प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 29 मंत्री ओबीसी हैं, 85 सांसद बीजेपी के ओबीसी से आते हैं और विधायकों में लगभग 27% विधायक जो हैं, एमएलए जो हैं वो ओबीसी हैं। एमएलसी यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनमें 40% बीजेपी के ओबीसी एमएलसीज हैं। और अगर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की बात की जाए तो बीजेपी के मुताबिक उसका सबसे ज्यादा फायदा इसी ओबीसी वर्ग को मिला है। मोदी सरकार की योजनाओं का कितना पैसा किस जाति पर खर्च हुआ इसका आंकड़ा बीजेपी की तरफ से बताया गया। पिछड़ा वर्ग के लिए बीजेपी की तरफ से 44% बजट खर्च किया गया, दलितों पर 19%, आदिवासी आबादी पर 3% और सवर्ण वोटर्स के लिए या सवर्ण आबादी के लिए कह लीजिए कि 26% यह आंकड़ा रहा। अल्पसंख्यकों पर भी बीजेपी ने खास फोकस किया, 8% जो है बजट या योजनाओं का लाभ वो अल्पसंख्यकों को मिला। बीजेपी के लाभार्थियों में कौन सी जातियां हैं, कौन कौन सी, वो भी आपको बता देते हैं। लोहार जातियां हैं, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी यानी कि जो पिछड़े जाति वाले वोटर्स हैं उन पर खास फोकस। नाव बनाने वाले, जाल बुनने वाले, ताला बनाने वाले, औजार बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, टोकरी, झाड़ू बनाने वाले। और साथ ही बात सिर्फ योजनाओं और लाभार्थियों तक नहीं है, आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि ओबीसी का बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ रहा है और बीजेपी की जीत में लगातार रिफ्लेक्ट होता रहा है। समझिए कि आखिर बीजेपी को ओबीसी वोटर्स का साथ कितना मिला। 2009 से शुरू करते हैं। 2009 में 22% ओबीसी वोटर्स बीजेपी के साथ रहे, लेकिन आंकड़ा बढ़ता है 2014 में जब मोदी चेहरा बनते हैं। 22% से 15% ऐड ऑन होकर 37% तक आंकड़ा पहुंच जाता है और फिर अगले चुनाव में 2019 में मोदी लहर के साथ साथ लगभग 44% ओबीसी वोटर्स आ जाते हैं, यानी कि 37% का जो आंकड़ा था 14 में उसमें लगभग 7% की बढ़ोतरी होती है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर 2024 को लेकर जो लड़ाई है वो ओबीसी के इर्द गिर्द ही क्यों है, क्यों ओबीसी की इतनी बात हो रही है, क्यों ओबीसी पर इतना फोकस हो रहा है।
अगर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में ओबीसी की बात करें तो ओबीसी आबादी उत्तर प्रदेश में 54% है।